इसको भी मैंने तकरीबन आपको ख़त्म ही करा दिया था, एक दफ़ा इसकी झलक और देख लेते हैं जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं। पेजेस मैंने बताया था कि यहाँ से पेज आ रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ई कॉमर्स होती, तो यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर एक और टैब बना होता जिसका नाम होता प्रोडक्ट्स, उस पर क्लिक करता। हाँ, कैटेगरीज होती, वो तो मेन कैटेगरीज है ना, उसको हमें करने की जरूरत भी नहीं है कैटेगरी को, हमें किसको करना है, प्रोडक्ट को करना है। प्रोडक्ट पे जाता, 500 प्रोडक्ट्स होती ना, तो इतने सारे पेजेस बने हुए आ जाते हैं। जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता वो मेरे सामने पेज खुल जाता, और सेम इसी तरह उसमें भी टाइटल होता, उसमें भी डिस्क्रिप्शन होती, उसमें भी इमेजेस होते। मैं इमेजेस भी उनके ऑप्टिमाइज करता, इमेजेस के आर्ट एट्रीब्यूट ऑप्टिमाइज करता, ठीक है। इसके देखते हैं जरा इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या है। अब मीडिया में आए जरा, यहाँ से ये मीडिया है और ये इसकी लाइब्रेरी है। आ रहे हैं इमेजेस, आ जाओ भाई। अब ये इमेजेस हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर लग रहे होंगे, लेकिन अब एक तरीका तो ये है कि जहां पर ये इमेजेस लगे हुए हैं मैं वहां जाकर इनको ऑप्टिमाइज कर दूं, और एक तरीका ये है कि मैं इनको यहीं पर ऑप्टिमाइज कर दूं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं ये है, और एक ये कारपेट क्लीन करने लगा हुआ बंदा, ले जी, हुआ ना ऑप्टिमाइज सारे का सारा, यहीं पर लगा दिया मैंने। अब ये इमेज जहां पर भी इस्तेमाल होगा उसकी सारी ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्ट हो चुकी है, मतलब यहां पर हमें कुछ कोडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अब देख रहे हैं यहाँ पर कोडिंग से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये उसकी वो है, ये आर्ट है ना, ये आर्ट का एट्रीब्यूट आ रहा है, ये टाइटल आ रहा है, ये कैप्शन आ रही है, इसमें और चीज़ें भी आ रही है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। हाँ, और ये आगे से ये फाइल का यूआरएल भी दिया हुआ है कि अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, किसी जगह पे लिंक देना हो जैसे आपने, ठीक है ना, किसी जगह क्लिक करें तो इस पर चला जाए तो आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेजेस की एसईओ वो सारी मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ये देखें, एक ही दफ़ा सारे मीडिया को मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। दूसरी सूरत क्या है कि जहाँ पर ये मीडिया लगा होगा, जिस पेज के ऊपर ये मीडिया आ रहा होगा, उधर जाके भी मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर पेजेस पे आओ, ये अच्छा जी, ये कौन सा पेज है जी, अबाउट अस का पेज है, इसे एडिट करते हैं जरा, देखते हैं इस पे क्या है। आगे स्कीमा सब कुछ यहीं पर ही आ रहा है। एसईओ भी मैंने बता दी थी कि यहीं से हमने इम्प्रूव कर देनी है सारी इसकी। अभी खुल रहा है, वालेकुम सलाम। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये इमेज नज़र आ गया मुझे, जरा देखिए जरा इमेज कहाँ है इसका, ये पेंसिल है, आ गया आर टैग इधर ही आ गया हमारे पास। बाकी हमने इसको भी चेंज नहीं करना, हमने और कुछ नहीं करना, एसईओ के हवाले से हमने सिर्फ, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, कैप्शन को कर सकते हैं, ये डिस्प्ले कैसे होगा ये हमारा काम नहीं है। तो इस तरीके से हम इसकी इमेज की सारी सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ऊपर है इधर, यहाँ पर होगा अपीयरेंस। अपीयरेंस कहाँ है, ये, ठीक है। अपीयरेंस में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, थीम फाइल एडिटर। ये खतरनाक सी ऑप्शन है कि ये पूरा जो थीम इस्तेमाल हुआ है इस वर्डप्रेस में, तो उसकी जो कोडिंग है ये आपको, ये पहली दफ़ा आप इसमें कोडिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई काम कोडिंग में करना हो, यानी आपकी कोडिंग की एक्सपर्टीज़ हो, ठीक है, और लाजमी बात है ये वेबसाइट जो है वो HTML में तो नहीं बनी हुई ना, ये तो PHP में बनी हुई है, ठीक
ठीक है, PHP की कोडिंग होगी इसके अंदर, तो आप शायद उसको ना समझ पाएँ, लेकिन मैं आपको उधर लेकर जा रहा हूँ इसके हेडर के लिए सिर्फ, ठीक है, कि अगर हमें कोई काम ऐसे हैं जो मैं उधर बताता होता था कि भाई हेडर में कर लो, वैसे तो वो सारे अल्टरनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना। जैसे हम स्कीमा लगा रहे थे वहाँ हेडर में जाके, तो उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं है आपको हेडर में जाने की, आपको SEO का प्लगइन इंस्टॉल किया है, स्कीमा उसने खुद ही दे दिया, रोबोट्स उसने खुद ही दे दिया, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं जाना चाहता हूँ, मैं अक्सर चला जाता हूँ और वहाँ जाके कुछ काम कर लेता हूँ, तो अभी हम देखते हैं कैसे जाएंगे। मगर ये थीम फाइल एडिटर बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी होती है कि अगर हल्का सा भी उस थीम का कोड आपसे हिल गया तो आपकी वर्डप्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है, क्योंकि पूरी थीम की कोडिंग इस पर हुई है। थीम का मतलब जो है वो आपकी नज़र आ रही है, जो वेबसाइट जो नज़र आ रही है आपको, ये देख रहे हैं कितना कुछ आ रहा है। यहाँ पर लिखा होगा कि हेडर, ये तो नहीं है ना हेडर, नहीं है, नीचे है, अच्छा गुजर गया है, ये आ रहा है हेडर PHP, ओके, इस पर क्लिक करते हैं। आ गया, तो देख रहे हैं गूगल साइट वेरिफिकेशन लगी हुई है इसके ऊपर, मेटा टैग्स नजर आ गया है ना, यही है ना वो पार्ट, मैं कह यही वाला वो पार्ट है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। ये देखें ये क्या लगा हुआ है, मेटा पिक्सल भी लगा हुआ है। जब सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि जब फेसबुक से ट्रैफिक को ट्रैक करना होता है ना, मतलब मैं फेसबुक ऐड चलाना चाहता हूँ और मैं फेसबुक ऐड चलाना इस तरह चाहता हूँ कि जो लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पिछले 3 महीनों में अगर मेरी वेबसाइट पर कोई 2000 लोग आए हैं तो मैं उन 2000 लोगों को अपना फेसबुक ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं वेबसाइट को ट्रैक करूँगा तभी फेसबुक को पता लगेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फेसबुक पिक्सल, यानी कि ये फेसबुक जैसे हम सर्च कंसोल इंस्टॉल करते हैं ना तो वो ट्रैक करता है ना आपकी वेबसाइट को, मगर वो गूगल के लिए करता है, मगर फेसबुक पिक्सल जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा है। यानी कि फेसबुक पिक्सल फेसबुक के लिए वेबसाइट को ट्रैक कर रहा है और कर क्या रहा है, वो उसने उन 2000 लोगों का डाटा अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उसको पता कैसे लगेगा, वो लोग तो जीमेल पर आए थे, सारे गूगल पर आए थे, उसको फेसबुक का पता लगाना है बेसिकली। तो उसने उनके आईडी से और उनके IP एड्रेसेस से ये देखना है कि भाई ये जो 2000 लोग हैं क्या ये फेसबुक यूज़ करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके आईडीज उसके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे खुद ही। उसके बाद जब आप फेसबुक पर इश्तिहार चलाओगे तो उन 2000 लोगों को वो इश्तिहार दिखाएगा। यानी कि ये आप समझ लो रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि एक दफ़ा एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आ गया, उसके बाद मैंने उन्हीं को अपना इश्तिहार दिखाना शुरू कर दिया, तो उनका ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट बना होगा या उनको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन उनको समझ आ जाएगी जब उन्हें ऐड आएगा कि ये ऐड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो एक दफ़ा हमें विजिट कर चुके होंगे, ठीक है। सो इस मकसद के लिए हम फेसबुक पिक्सल बनाते हैं। तो ये वही वाला सीन आपको नज़र आ गया जो उधर कोडिंग वाला सीन था सारा, लेकिन ये वेबसाइट बनी किस में हुई है, PHP में बनी हुई है। तो अगर आप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको एक और अंदाज़ा भी हो गया, अगर आप PHP सीखेंगे, यानी कि PHP की वेबसाइट बनाना सीखते हैं, जो कि PHP की वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, बल्कि वर्डप्रेस की कोडिंग भी PHP में हुई हुई है। तो अगर आप PHP बेस्ड वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, यानी उसकी कोडिंग भी आपको समझ में आ जाएगी कैसे मॉडिफाई होनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप PHP के साथ सिर्फ वर्डप्रेस को ही कर रहे हैं, आप डायरेक्ट PHP पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मेरी बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं जो कि बनी ही PHP में होती हैं, मगर वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे प्लगइन्स हैं जो वेबसाइट के उन्होंने अपने प्लगइन्स लगाए हुए हैं। तो ये वाला था, और ये आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे जाके करना है आपने, हेडर। यहाँ इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर हेडर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी ये सारी वो है जो वेबसाइट बनी हुई है, बाकी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं सारी वेबसाइट है। इवन हम लोग कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी यहाँ पर आने शुरू हो जाती है कोडिंग खुद ब खुद, जैसे ही आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब जरा आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि लिंक बिल्डिंग है क्या। अगले लेक्चर में फिर उनकी कुछ चीज़ें देखेंगे। लिंक बिल्डिंग मैंने आपसे भी कहा था, पहले भी कहा था कि कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं है, आपकी कोई वर्किंग भी नहीं है, बल्कि हमने करना क्या है, लिंक्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करने हैं। और इसका कहाँ करना है हमने, मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ
डोमेन अथॉरिटी चेकर, ये लिखे मैंने एक टर्म कि मैं डोमेन अथॉरिटी चेक करना चाहता हूँ। डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब है कि मेरी वेबसाइट है www.abc.com, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है। facebook.com मैं देखना चाहता हूँ इसकी अथॉरिटी कितनी है। linkedin.com मैं देखना चाहता हूँ लिंक्डइन की अथॉरिटी कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ डोमेन अथॉरिटी चेकर पे गया हूँ मैं। Ahref का जो टूल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए। ठीक है, सो मैं इधर आया। अब लोग ज़्यादातर ऑन साइट एसईओ पे ही रुक जाते हैं, इसलिए कि जब इस साइट पे पढ़ेंगे तो उनका बजट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि मैं 10 लिंक्स लगा दूंगा या 50 लिंक लगा दूंगा या 500 लिंक्स लगा दूंगा तो डोमेन अथॉरिटी टॉप पर चली जाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कंसिस्टेंटली ये काम करते रहना। यानी एक बंदे के साथ हमारी डील हुई होगी कि भाई लगा हुआ है, वो पता लगा भाई पिछले 2 साल से हमारी वो लिंक बिल्डिंग पे काम करने लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो मंथली बेसिस पर हमसे चल रहा है। इसलिए लोग ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं करवाते, क्योंकि ऑन साइट एसईओ जो एक दफ़ा हो गई। ये जो सोफ़ा वाली वेबसाइट है इसकी एसईओ मैंने, मेरा ख्याल है आज से कोई 2.5 साल पहले की थी। ठीक है ना, उसके बाद अब पता नहीं क्या इस बेचारी का हाल हुआ है, उसके बाद हमने इसको छेड़ा भी नहीं कभी। मतलब अब इसकी एसईओ नहीं होती है, इसकी गूगल एड्स चलते हैं सिर्फ मेरे से। ठीक है ना, हम इसके सिर्फ गूगल एड्स चलाते हैं, अब एसईओ नहीं कर रहा। तो इसकी ऑन साइट एसईओ की थी तो जितनी उसको चाहिए थी रैंकिंग वो ऊपर आ गया था, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे वो नहीं खर्च सकता एसईओ के ऊपर मुसलसल। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं एक पॉपुलर वेबसाइट का नाम लिखता हूँ पहले, https:/। ये डोमेन अथॉरिटी क्या होती है अगले लेसन में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डोमेन अथॉरिटी बताने लगूंगा है क्या, हमें इसका रिजल्ट नजर आएगा। www.facebook.com, लो जी, चेक अथॉरिटी। आई एम नॉट रोबोट। देखते हैं क्या आती है वैल्यू। देख हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है वो उसके ऊपर हुआ है। देखें जरा डोमेन अथॉरिटीज के 100, यानी हम रिकमेंड करते हैं कि डोमेन अथॉरिटी जो है वो 60+ होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैं जरा देखूं, उर्दू पॉइंट भी एक वेबसाइट है हमारे पास। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, अब यही हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने जाकर फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो जब हम फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा, एक बहुत हाई क्लास की डोमेन अथॉरिटी वाली साइट पर हमने अपनी प्रोफाइल बनाई, तो उसकी प्रोफाइल बनाने से हमें फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा उसकी प्रोफाइल बनाने से हमें? उस जगह पे प्रोफाइल बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम उसकी अथॉरिटी की क्वालिटी को शेयर कर लेंगे, यानी उससे हमारी अथॉरिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अथॉरिटी 10 है तो फेसबुक पर अकाउंट बनाने से वो 70 हो जाएगी। हो सकता है कि 10.5 हो जाए, या हो सकता है इस तरह की 4-5 वेबसाइट पे या 10-12 पे लगे तो 2 पॉइंट इंक्रीज हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम है जो हमने मुसलसल करना है। ये है लिंक बिल्डिंग। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए लिखा था, urdupoint.com, नॉट रोबोट, इसकी 75 है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं जियो वालों की देखूं तो उर्दू पॉइंट पे भी लिंक लगता है आपके बिजनेस का। उर्दू पॉइंट पे जाएंगे, वहां पर भी अपना लिंक, बिजनेस का लिंक ऐड कर सकते हैं। सो इसका मतलब अगर मैं वहां ऐड करूंगा तो मुझे फायदा भी होगा, क्योंकि ये 75 पर है। जियो.tv, उससे बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता लगता है। अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली इन डोमेन अथॉरिटी वाली साइट्स पे जाकर हम लोगों ने अपने लिंक लगाने हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये लिंक हैं, कितनी तरह के लिंक्स हैं जो हम लगा सकते हैं। यानी अब एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये भी है कि कई जगहों पर हम पेड लिंक्स लगाते हैं। तो जब पैसे दे के लिंक लगा रहे हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। लिंक हमने कैसे लगाने हैं, जो ऑर्गेनिक लिंक्स हैं, नेचुरल लिंक्स हैं। जो हम पैसे दे के लिंक बिल्डिंग करते हैं, इसका मतलब ये, पैसे दे के लिंक बिल्डिंग का मतलब ये है कि कोई एसईओ ऑप्टिमाइजर को पैसे दे के कर रहा है, वो तो गलत नहीं है ना। लेकिन जो जिस वेबसाइट को पैसे दे रहे हैं कि मेरा लिंक लगा दो, या हम धड़ाधड़ लिंक लगा रहे हैं और ये भी देखे बगैर कि वो वेबसाइट हमसे रेफरेंस भी करती है कि नहीं करती है,
रेफरेंस ही नहीं करती उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें लिंक लगाने का। और एक और चीज़ भी है, एक और काम भी करते होते थे कई लोग कि एक ही बंदा मुख्तलिफ वेबसाइट्स बना लेता है, ठीक है, और उसी के ऊपर सारे लिंक्स लगा देता है। ये भी ब्लैक हैट एसईओ है, यानी कि उसकी होगा क्या, एक बंदे के पास एक ही होस्टिंग है, उसके बाद समझ लो कि 10-15 डोमेन्स भी हैं, गूगल इसको नहीं पसंद करता, तो उसने अपनी सारी होस्टिंग अपनी ही होस्टिंग में लिंक बिल्डिंग की है, और कोई भी बंदा उसको पैसे देता है वो अपनी उसके बाद 50 वेबसाइट्स हैं उन्हीं के ऊपर 50 लिंक लगा देता है वो। तो इस तरह का एक नेटवर्क बना होता है जिसको गूगल आइडेंटिफाई कर लेता है, और जब आइडेंटिफाई कर लेगा, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो एक ही होस्टिंग पर है, तो कई लोग कहते हैं अच्छा यार होस्टिंग एक है ना, तो हम 5 को अलग होस्टिंग पे ले लेते हैं, लेकिन वो उनके इंटरेस्ट को चेक करता है कि क्या है, गूगल ट्रैक कर लेता है, किसी कोई जल्दी हो जाता है कोई देर से होता है, तो जब ट्रैक हो जाएगा तो वो ब्लैक हैट में आ जाएगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। और जब ये है पेड, अब इस तरह जो कर रहा होगा ना वो पैसे लेके आपकी लिंक बिल्डिंग कर रहा होगा, वो कहेगा जनाब मैं इतनों में आपके लिंक लगा रहा हूँ। सो इस तरह के लिंक बिल्डिंग को हमें अवॉइड करना है, हमें नेचुरल लिंक बिल्डिंग की तरफ जाना है, जिस पर हम यानी हम इसको और आसान अल्फाज में कहें तो हम कहते हैं मैनुअल लिंक लगाने हैं, हमें हर वेबसाइट पे जाके खुद से लिंक लगाना है, ठीक है। मैनुअल लिंक अलाउ करता हूँ, मिसाल के तौर मैं फेसबुक पे 10 लिंक लगा लूँ, नहीं लगा सकता, एक कंपनी के तो 10 लिंक नहीं लग सकते ना, एक कंपनी का तो एक ही प्रोफाइल बनेगी फेसबुक के ऊपर, एक ही प्रोफाइल बनेगी लिंक्डइन के ऊपर, एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स नहीं बन सकती, इस तरह मुझे लिंक्स लगाने हैं। अब अगर हम ये कहें कि लिंक्स कितनी तरह के हैं, तो नंबर 1 सबसे पहले तो हम कहते हैं जी लोकल लिस्टिंग, मतलब इसमें एक पहली कैटेगरी आ जाती है लोकल लिस्टिंग। अब ये जो लोकल लिस्टिंग है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरा बिजनेस पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट मुझे उसने रिटर्न भी पूरे पाकिस्तान में ही करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट को सर्च करूँगा जो लोकली लिस्ट कर रही है, तो उधर जाकर मैं अपनी लिस्टिंग ऐड करूँगा। और सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपको पता लग ही गया क्या है, क्या चेक करना है सबसे पहले लिंक लगाने से पहले, डोमेन अथॉरिटी, यानी हमने डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। अच्छा उसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास, वो क्या है, वो हमने ये चेक करना है कि जो हम लिंक ले रहे हैं किसी से वो डू फॉलो लिंक है कि नो फॉलो लिंक है, ठीक है। अब ये डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होता है, इसका भी एक लेक्चर पड़ा हुआ है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये डू फॉलो का क्या मतलब है कि आप किसी जगह पर लिंक लगा रहे हैं और आपके लिंक को वहां से क्लिक भी मिल रहा है, ठीक है ना, ये है डू फॉलो। यानी डू फॉलो लिंक का मतलब होता है कि हम उसकी रैंकिंग को या उसकी क्वालिटी को शेयर कर रहे हैं, और जो नो फॉलो लिंक होता है इसका मतलब होता है कि हम उसको शेयर नहीं कर रहे, ठीक है जी। डू फॉलो बैक लिंक्स एंड नो फॉलो बैक लिंक्स आर टू वे of identifying a link and telling Google how to associate the website you are linking to your website। कहते हैं ये 2 मेथड हैं लिंक लगाने के, एक डू फॉलो वाला है और एक नो फॉलो वाला है। डू फॉलो लिंक आर अ वे टू पास एन अथॉरिटी टू अ वेबसाइट। कहता है अगर डू फॉलो लिंक लगेगा तो बेसिकली क्या करेगा, फेसबुक अपनी अथॉरिटी जो है थोड़ी सी दूसरी वेबसाइट को भी दे देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 है तो वो -5 हो जाएगा या -0.5 हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ये जो अथॉरिटी दे रहा होता है ना, इट इज़ कॉल्ड लिंक जूस, इसको वो कहते हैं लिंक जूस, यानी कि लिंक जूस दिया उसने से थोड़ा सा, ठीक है। वाइल नो फॉलो लिंक डू नॉट पास द लिंक जूस, ठीक है। और कहता है जो नो फॉलो होगा वो लिंक की क्वालिटी यानी लिंक जूस को पास नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां नो फॉलो लिंक्स मिल रहे होंगे वहां से हमारा रैंक तो इंप्रूव नहीं हो रहा होगा, मगर हमारा रैंक तो इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन क्या इंप्रूव होगा, ट्रैफिक तो आ सकती है वहां से। तो नो फॉलो, लेकिन अगर हम सारे ही नो फॉलो लगाएंगे तो फिर असल टारगेट तो हमारा बीच में फोती हो गया ना कि भाई हम तो रैंक इंप्रूव करने के लिए गए थे ना, ट्रैफिक लेने के लिए तो हमारे पास और बहुत सारे तरीके भी थे और हमारा माइंडसेट तो ट्रैफिक लेना नहीं था। हाँ ये हो सकता है कि भाई 80% डू फॉलो है, 20% नो फॉलो हो तो फाइन, कोई बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी हमें डू फॉलो लिंक को ही ढूंढना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक और दूसरा स्टैंडर्ड भी आ गया कि भाई एक तो हमने ये ढूंढा, दूसरा हमने देखना है कि क्या ये डू फॉलो भी है कि डू फॉलो नहीं है। अब ये फाइंड करने का तरीका क्या है, इसके टूल्स भी हैं डू फॉलो लिंक को चेक करने के। आप अक्सर देखते हैं मैं जब खोलता हूँ कोई चीज़ तो अंडरलाइन चीज़ें बहुत सारी नजर आनी शुरू हो जाती है। वो मैंने टूल इंस्टॉल किया हुआ है, गूगल एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, तो वो दिखा देता है कि जिस चीज़ को वो अंडरलाइन कर रहा है ना वो डू फॉलो वाले हैं।
और जिसको अंडरलाइन नहीं कर रहा वो डू फॉलो वाले नहीं है। ये तो टूल के मदद से हो गया, लेकिन इसका आसान तरीका क्या है? कहता है भाई ये जो डू फॉलो और नो फॉलो की ऑप्शन बताने की बात है ना, ये तो आपने Ahref में बताइए, ये एंकर में बताइए, ठीक है। तो कहता है आप यूं करें कि आप कोडिंग चेक कर लें और कोडिंग में जाकर Ahref वाले टैग चेक कर लें। तो जिसके आगे लिखा होगा रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नो फॉलो वाला लिंक है, और बाय डिफॉल्ट जो लिंक होता है वो डू फॉलो होता है। यानी हम कुछ नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब है हमारा लिंक क्या है? डू फॉलो है। लेकिन अगर हम उसके एंकर में a स्पेस href इक्वल्स टू फाइल, आगे हम टारगेट भी लिखते होते थे, है ना, आगे एक ये वाला एट्रीब्यूट भी लगा दें कि रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, तो इसका मतलब क्या है कि ये डू फॉलो लिंक नहीं है, ठीक है। समझ आ गई? यानी दो स्टैंडर्ड्स हमें पता लगे, एक स्टैंडर्ड पता लग गया कि डोमेन अथॉरिटी चेक करो, और एक स्टैंडर्ड पता लग गया कि डू फॉलो है कि डू फॉलो नहीं है, ये चेक कर लो, ठीक है। तो टूल कौन सा यूज़ करेंगे मैं देखता हूँ, यहाँ पर PL438 खोल के दिखाता हूँ, इस पर हुआ होगा। अच्छा, अब एक हमारे पास आ गई लोकल लिस्टिंग। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैंने अभी टर्म यूज की है लोकल लिस्टिंग, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। इस तरह की वेबसाइट को ढूंढने का तरीका देखें जी, हाई PR लोकल लिस्टिंग साइट्स। अब जब लोकल लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो ये यूनिवर्सल तो हो ही नहीं सकती, है ना। मतलब मेरे पास एक वेबसाइट कनाडा की है तो मुझे कनाडा की लोकल लिस्टिंग ढूंढनी है, मेरे पास एक वेबसाइट इंडिया की है तो मुझे इंडिया की लोकल लिस्टिंग ढूंढनी है, और अगर मेरे पास वेबसाइट पाकिस्तान, ये लोकल लिस्टिंग का क्या मतलब है? ये तो लोकली काम करेगी ना। तो आपका क्लाइंट किधर का है, आपकी वेबसाइट किधर की है, तो आपने उसी की लोकल लिस्टिंग में जाकर चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? पाकिस्तान। लें जी, बहुत कुछ आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? फ्री बक्स एंड बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। अब यहां पर कुछ ऐसी साइट्स होंगी जो फ्री होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो आपका अकाउंट पेड बन रहा होगा, ठीक है। अब आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेड पे जाना चाहता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग फ्री लिस्टिंग पे जाएं, पेड वाली पे ना जाएं, क्योंकि पेड वाली पे जाएंगे तो क्लाइंट से कहेंगे कि हाँ भाई ये तो इतनी इनकी डॉलर्स में फीस है, वो कहेगा फिर मैं आपको किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ। तो हमने लोकल लिस्टिंग में जब जाना है तो फ्री ही ढूंढनी है, सिर्फ जितनी भी ढूंढनी है फ्री ढूंढनी है। नहीं, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ किसी एक पे, अच्छा। अब ये क्या कहता है? कहता है ये एक है गूगल माई बिजनेस, बड़ी पुराने ज़माने की बात उसने कर दी, अब तो गूगल माई बिजनेस नहीं है ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? येल्प, याहू, फेसबुक, लिंक्डइन। याहू फेसबुक की भी अथॉरिटी अच्छी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कोई शर्त नहीं है कि ये एक्यूरेट भी हो। तो जैसे मैं इस ये आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा है ना, ये डू फॉलो इंस्टॉल हुआ है, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। कौन सा डू फॉलो का? इधर इतने सारे टूल्स हैं, मैं अब देख के आपको बताता हूँ कौन से वाला जी डू फॉलो वाला। ये एक और टूल मैंने इंस्टॉल किया, ये आप भी कर सकते हो। क्या है इसका नाम? CMS डिटेक्ट। समझ आ गया होगा किस लिए, किस लिए बोला? CMS डिटेक्ट। ये किस लिए? चेक करने के लिए कि भाई ये जो वेबसाइट बनी हुई है क्या ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है कि कोडिंग वाली है। मतलब कोई भी वेबसाइट आप होती है, आप उसको चेक करना चाहते हो, CMS डिटेक्ट से आप इसको चेक कर सकते हो। ये वाली एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर लें। अच्छा, उसके बाद और देखें जरा, ये क्या है? कंपोज। ये तो कंपोजिंग करने के लिए है, ये आपको ना ये भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्या है? कंपोज AI। ये आपको थोड़ा सा कंटेंट देगी, हाँ। यानी आप कोई एक सेंटेंस लिखोगे ना तो आपको सिमिलर एक सेंटेंस लिख कर दे देगी, यानी कि कंटेंट लिखने के लिए। बहुत बड़ा कंटेंट नहीं लिखेगी, छोटे छोटे कंटेंट लिखेगी। यानी आप एक सेंटेंस लिखोगे तो कोई 2-3 पैराग्राफ्स का एक कंटेंट आपको दे सकती है। अच्छा, उसके बाद और देखें, ये लग रहा है मुझे, ये लिखा हुआ है स्ट्राइक आउट नो फॉलो लिंक्स। स्ट्राइक आउट किया हुआ है ना उसने, अंडरलाइन किया, ऊपर से लाइन लगा के काटा हुआ है उसको।
तो ये नो फॉलो के लिए एक ये वाला तरीका है। अब हम इधर आ जाते हैं और इस पर क्या लिखा है, मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ ना, business.twitter.com, ये तो बड़े स्टैंडर्ड उन्होंने लिखे हुए हैं। lookup.pk, इसको देखते हैं। पहले चेक करते हैं lookup.pk अभी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। lookup.pk चल रही है। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है फ्री बिजनेस लिस्टिंग, फ्री बेसिक लिस्टिंग, ये देखें आ रहा है ना। अब मैं कहता हूँ भाई इसको पकड़ता हूँ मैं जरा, पहले मैं देखता हूँ Ahref बैकलिंक चेक कर। इसकी डोमेन अथॉरिटी कम हुई है, उधर क्या लिखी हुई थी इसने? कितनी थी? सही लिखी हुई है, इंप्रूव ही हुई है इसकी, ठीक है। सो 40+ वाली जो होती है ना, हम यहाँ पे लगा सकते हैं मिसाल के तौर पर। अब हमें इतना भी वो हाई क्लास नहीं सोचना चाहिए। मिसाल आपकी जो डोमेन 30 वो 3 चल रही है, आप इंप्रूव कर रहे हैं ना अपनी डोमेन 30 को, तो हमें 35 अगर हमारे देखें हमारे पास बहुत सारी तो नहीं आएंगी जो बहुत सारी की सारी 60+ हों, कुछ कम भी होंगी कुछ ज़्यादा भी होंगी। तो हमें कोर्स ढूंढते रहना, ये इस तरह हमने ऑनलाइन ढूंढनी है चीज़ें। और मैंने लिखा क्या था, हाई PR, और अभी मैंने डेट भी नहीं बताया था उसको, डेट नहीं बताई थी, तो फिल्टर लगा कर ढूंढ लें। जब ये काम खत्म हो जाए तो लोकल लिस्टिंग खत्म हो जाए तो चलो मैं कहता हूँ ये लोकल पाकिस्तान की तो सारी मैंने ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं है, किसी और जगह भी लगा लेते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी पर पाकिस्तान में लगाएंगे, ठीक है। इसको लोकल लिस्टिंग को हम साइटेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये साइटेशन भी कहलाती है, ये लोकल लिस्टिंग है साइटेशन। जैसे आप प्रोफाइल बनाते हो ना आप अपने बिजनेस की, तो ये साइटेशन होती है बेसिकली। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है ये साइटेशन टाइप लिस्टिंग है। और साइटेशन टाइप लिस्टिंग जो होती है वो कैसे होती है, NAT के साथ बनती है। NAT का मतलब होता है नेम, एड्रेस और टेलीफोन, यानी ये जिसमें 3 इन्फॉर्मेशन जा रही होती है ना, वो सब साइटेशन साइट्स कहलाती है। तो अगर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को देखें जनरली तो वो भी ऐसी ही है कि उसमें आपके बिजनेस का नाम होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है और आपका एड्रेस होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं वो आपको, ठीक है। तो साइटेशन वेबसाइट्स ये भी हैं, साइटेशन गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। तो अगर आप साइटेशन साइट्स को भी मैं ढूंढूंगा इसी तरह, जैसे भी मैंने लोकल लिस्टिंग ढूंढी है ना, हो सकता है साइटेशन में भी कुछ ये वाली आए, कुछ और भी आएंगी। तो मैं लिखूंगा हाई PR साइटेशन साइट्स, और उसके बाद मैं फिल्टर लगा लूँगा कि भाई मुझे पहले मैं देखूंगा 2021 की देख लेते हैं, फिर 22 की देख लूँगा। इस तरीके से मैं मुख्तलिफ साइटेशन साइट्स देखूंगा, फिर जो मेरे पास लिंक्स आएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर अगर 500 लिंक्स हैं तो 500 के 500 वर्किंग, हो सकता है कि उसमें से 70 ही काम कर रहे हो। फिर मैं दूसरे को पिक करूँगा और उसमें जाके लिखूँगा, समझ आ गई। सो एक हमारे पास होगी लोकल लिस्टिंग, साइटेशन भी इसी की एक टाइप है, ठीक है। और NAT का मतलब होता है नेम, एड्रेस और टेलीफोन। तो ये जो आपकी लिस्टिंग होती है बेसिकली इसी पर बेस कर रही होती है, इसमें नेम होता है, एड्रेस होता है और टेलीफोन होता है। अच्छा, दूसरी तरह की जो हमारे पास लिंक बिल्डिंग है वो है प्रोफाइल सबमिशन, ठीक है। प्रोफाइल सबमिशन का क्या मतलब है कि ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर प्रोफाइल्स बनती हैं, ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर प्रोफाइल्स बनाई जा सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोफाइल सबमिशन। मिसाल के तौर पर जैसे फेसबुक है, यहाँ प्रोफाइल बन रही है, लिंक्डइन है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बन रही है, और भी इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। जब मैं गूगल करूँगा, नहीं मैंने लिखा हाई PR, ये बड़ा अच्छा एक वो है, स्टैंडर्ड है, इससे भी काफ़ी अच्छी आपको, अगर इस पे भी आप मुसलसल काम करते हैं तो इससे भी आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। प्रोफाइल सबमिशन आज की तारीख में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। हाई PR का मतलब होता है पेज रैंक, ठीक है। प्रोफाइल आ गई है, कितनी सारी आ रही हैं, ये देखें नीचे लिस्ट भी आ रही है नज़र आपको। तो ये दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई प्रोफाइल सबमिशन की। अच्छा,
उसके बाद तीसरी जो चीज़ हमारे पास है वो है गेस्ट पोस्टिंग। अब ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ना, ये हमें ये ऐसे फ्री में नहीं होती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है ब्लैक हैट से बचने के लिए, इसलिए कि ये उस कैटेगरी में जा सकती है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या है कि ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपको गेस्ट पोस्टिंग की प्रोविजन दे रही होती हैं कि आप इसमें आकर गेस्ट पोस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, ये लोगों ने खुद ही बनाई होती हैं लिंक बिल्डिंग के लिए, कि यहाँ पर लोग लाकर अपनी गेस्ट पोस्ट लगाएं, और वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से उन्होंने बनाई होती है। अब ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगी फ्री में, इनमें से कोई भी आपको फ्री नहीं मिलेगी गेस्ट पोस्ट के लिए। इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स में जाएं, आप गेस्ट पोस्टिंग वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करें, या एज ए फ्रीलांसर आप जाकर फाइवर पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर बनेगा। अच्छा, इसका एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि एक हमारे पास है प्लेटफॉर्म SEO क्लर्क, वो स्पेशली SEO के लिए है। हाँ, फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है SEO क्लर्क के नाम से। तो वहाँ पर जो मेजर काम है ना वो SEO से रेलिवेंट काम है ज़्यादा। जैसे फाइवर है उस पर तो सब कुछ है, अपवर्क है उस पर सब कुछ है, ये SEO वाला जो है ना इसमें मोस्टली काम जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुतल्लिक ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, और कम लोग भी होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वहाँ से जाकर भी आप अपना काम दे सकते हैं। अच्छा, ये गेस्ट पोस्टिंग फिर मिलेगी कैसे? अब हम ये समझ लें कि गेस्ट पोस्ट करने के लिए दो लोग इन्वॉल्व हैं। एक वो बंदा जिसने अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और वो गेस्ट पोस्टिंग करता है और उसके अगेंस्ट पैसे लेता है लोगों से कि जनाब आपको गेस्ट पोस्ट करनी है, $5 की होगी, $12 की होगी, $60 की होगी, $20 की होगी, इतने की वो एक गेस्ट पोस्ट करता है अपनी साइट के ऊपर। और एक वो बंदा है जो गेस्ट पोस्ट करवाना चाहता है कि जनाब मुझे एक गेस्ट पोस्ट करवानी है, तो वो कहता है हाँ भाई $2 लगेंगे, $5 लगेंगे, और आपको एक लिस्ट दे देगा कि मेरे पास 500 साइट्स हैं, तो पर साइट में आपसे इतने पैसे लूँगा। तो ये एक्सपेंसिव काम है गेस्ट पोस्ट करना, लेकिन गेस्ट पोस्ट से भी आपकी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती है। ये डिपेंड्स कि आपने वेबसाइट सही सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा कैसे? अब ये काम एक ऐसा काम है कि कोई बंदा बीच में ब्रोकर भी कर सकता है। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर मैं मार्केट करने लगा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने गेस्ट पोस्ट करवानी है, ठीक है, एक ऐड मेरी चल रही है कि गेस्ट पोस्ट लगवा लें, और एक ऐड मेरी चल रही है कि मैं गेस्ट पोस्ट लगाना चाहता हूँ। अब इसका मतलब क्या होगा कि दोनों तरह के लोगों ने मेरे से इंटरेक्शन कर ली, मतलब दोनों लोगों से मेरी डीलिंग हो रही है। एक बंदे ने मुझे बताया हाँ जी मेरे पास ये 5000 वेबसाइट गेस्ट पोस्ट करने के लिए, पर जो है मैं चार्ज करता हूँ इतने डॉलर से पोस्ट। उसके बाद मेरे पास दूसरे बंदे भी आ गए, वो कहते हैं जनाब मेरा एजुकेशन की वेबसाइट है और मुझे गेस्ट पोस्ट करवानी है। अब मैं उसको बताता हूँ, वो मुझे कह रहा है कि मैं $5 लूँगा, तो मैं जिसकी लगा रहा हूँ मैं उससे कहूँगा भाई मैं $10 लूँगा आपसे, उसमें मैं अपना मार्जिन रख के उधर पोस्ट कर रहा हूँ। अब ये गेस्ट पोस्ट कैसे होती है? बहुत सिंपल है। गेस्ट पोस्ट कैसे होती है? अभी मैंने आपको वर्डप्रेस दिखाया, वर्डप्रेस में ही होती है गेस्ट पोस्टिंग का, ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ही गेस्ट पोस्टिंग होती है। तो अभी हम पेज देख रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा था पोस्ट का एक बटन बना हुआ था ना, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट को ऐड कर लेते हैं, बस सिंपल। और जिसने पोस्ट लगानी होती है ना उसको एक्सेस दे देते हैं अपनी वेबसाइट का, वर्डप्रेस का। जैसे मेरे पास एक्सेस है ना, लेकिन वो लिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब जो एक्सेस हम ले रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि पूरे का पूरा जो मर्जी करता फिरे आपकी वेबसाइट पे, वो सिर्फ उस पर पोस्ट ऐड करने का राइट आपको दे देगा। उसने कहना हाँ जी आप मेरी इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ मेरी इस वेबसाइट पर आएँ और एक पोस्ट लगा लें। ये भी हो सकता है कि वो कहे कि नहीं लगाना चाहते आप कहते हो नहीं लगाना चाहते ये वाली पोस्ट हम लोग, वो खुद ही लगा देगा, हम उसको बता देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ऑप्टिमाइज करके तो देना पड़ेगा कि नहीं, मतलब पोस्ट लगा रहे हैं उसका टाइटल होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसके इमेजेस होंगे, कुछ टैग्स वगैरह भी होंगे, एसईओ भी होगी, लाजमी बात है एसईओ भी होगी। तो उसने क्या किया होगा, उसने अपनी पोस्ट के ऊपर सेटिंग भी की होगी कि इसके ऊपर अगर एसईओ ना हो, यानी डेवलपर से बनाया होगा कि ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कि इस पर एसईओ नहीं होगी तो पोस्ट लगेगी ही नहीं, एरर आ जाएगा। ये अभी हमारी पिछली एक क्लास थी, उसमें एक स्टूडेंट था ये काम कर रहा था, तो वो मेरे पास लेकर आया था कि पोस्ट नहीं लग रही है, तो वो सिंपली क्या कर रहा था, जो कंटेंट उसको देते थे वहाँ जाकर पेस्ट कर देता था। फिर मैंने उससे पूछा ये किस तरह की पोस्ट है, फिर हमने उसके कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड ऐड किए
वो जैसे ही हमने उसकी कंटेंट में कीवर्ड ऐड किए तो पोस्ट अलाउ हो गई, अदरवाइज वो उधर अलाउ नहीं कर रहा था। मेरी बात समझ में आ गई है? यानी इसका मतलब क्या है कि सिंपल उसने पोस्ट लगानी है। मेरा ख्याल है मैंने खोला हुआ था, अभी यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ कहाँ है पोस्ट। आ गया ना? बस इस तरह करके जाके पोस्ट लगानी है, इस चीज़ का वो एक्सेस आपको दे देगा। ये है गैस पोस्टिंग, ये गैस पोस्टिंग है। लेकिन हम जिन क्लाइंट को यहाँ पर देखते हैं बहुत कम, ये काम ज़्यादा जो करवाते हैं ना वो बाहर के लोग करवाते हैं। जो बाहर का क्लाइंट है ना वो गैस पोस्टिंग करवाता है, क्योंकि वो डॉलर्स में पे कर सकता है। इधर का क्लाइंट तो कहता है कि आप एसईओ कर रहे हैं तो सब कुछ आपने मुफ्त में करना है हमारे लिए, ठीक है ना, मतलब ये सब काम मुफ्त में होने चाहिए हमारे। तो यहाँ का क्लाइंट तो गैस पोस्टिंग कराते ही नहीं है, ये कराएगा आपसे। और यहाँ का क्लाइंट को ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी जो रैंकिंग है वो क्या है। यहाँ के क्लाइंट की प्रॉब्लम है कि वो पहले पेज पर आता है कि नहीं आता, ठीक है। मतलब उसको ये नहीं है कि मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी अच्छी है। लेकिन जब बाहर के ग्राहक आते हैं ना वो ऑन साइट से नहीं शुरू करते। आपको बताऊँ मैं, अगर आप में से कोई भी बंदा किसी कंपनी में जॉब करेगा तो आप देखेंगे वो आपसे काम शुरू करवाएंगे, उसके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट लिंक बिल्डिंग के होंगे। यानी वो आपसे उनका डंकी वर्क करवाएंगे कि आप बैठ के जाकर वो आपको लिस्ट देंगे कि ये है भाई 2000 लोग, इनको जाकर पोस्ट करो, इधर जाकर इनको लिंक्स लगा दो, ठीक है। तो उसके बाद मेरे यहाँ से स्टूडेंट हमारे गए थे, नेफ्टेक के स्टूडेंट्स की जॉब्स हुई थी, तो वो जब वहाँ पर गए थे तो वो गेस्ट पोस्टिंग करने लगे हुए थे, उधर बैठ के लिंक बिल्डिंग करने लगे हुए थे। फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा यार तुम इतना कुछ सीख कर गए हो, इस वेबसाइट की हालत देखो कितनी ख़राब हुई है, इस पर ना कोई ऑन साइट एसईओ हुई है, ना इस पर टेक्निकल एसईओ हुई है, ये क्राउड कैसे होगी। फिर हमने कहा कि उनको जाकर बताएंगे इसकी पहले आप एसईओ ऑन साइट एसईओ करें। ऑन साइट एसईओ के बगैर तो, क्योंकि ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप ये दोनों काम करें तो आप रैंक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लिंक बिल्डिंग करें तो आप रैंक नहीं कर सकते, आप क्राउल नहीं हो सकते। यानी कि आपको क्राउल करने के लिए ये दो फैक्टर्स में जाना पड़ता है कि क्राउलर आप पर आए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है फिर तो हम इन चीज़ों को भूल जाए ना। जैसे यूट्यूब के ऊपर देखें आप, यूट्यूब पे हम कोई ऑप्टिमाइज करके वीडियो लगाएं तो हम कहते हैं 70% होगी उसकी एसईओ, 80% हो गई, समटाइम 95% हो गई। एक वीडियो है जिसको किसी ने ऑप्टिमाइज ही नहीं किया हुआ, लेकिन जैसे ही वीडियो लगी तो 1 घंटे के अंदर उसके 5 लाख व्यूज़ हो गए। जब आप उसका एसईओ स्कोर चेक करेंगे तो वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि उसको लोग सर्च कर रहे हैं ना, खुद ही सर्च करना शुरू हो गया उसको, तो उसका एसईओ स्कोर खुद से ट्रैफिक की वजह से इंक्रीज हो गया कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ गई है। लेकिन ये सबके केसेस में तो नहीं है, ये हर केस में तो नहीं है, सिर्फ उन केसेस में जो मतलब जैसे दराज है, जिन वेबसाइट को लोग बहुत ज़्यादा देखने लगे हुए हैं तो उनको तो एसईओ की भी कम ज़रूरत है। लेकिन सारी वेबसाइट तो ऐसी नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं। जैसे हमारे पास एक बंदा आया था वो जो व्हीकल्स की चीज़ें बेच रहा था, तो उसने कहा था मेरी वेबसाइट को 4 महीने हो गए मैंने और उस पर 15 विजिट्स हैं, ठीक है जी। आप दो फैक्टर्स हो गए हमारे, यानी एक प्रोफाइल सबमिशन की बात हो गई, एक लोकल लिस्टिंग का। अच्छा, उसके बाद फोरम्स पे एंगेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फोरम्स पे, जिसकी एग्जांपल एक मैंने आपको दी थी कि भाई कोरा पे जाकर सब लोग अपने अकाउंट बनाओ और कोरा पे जाकर आप लोग एंगेजमेंट करें। और इसका मतलब क्या होता है कि आपने ये फोरम ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों से डिस्कशन कर रहे हो, उस डिस्कशन के दौरान लोग आपसे बहुत कुछ पूछ भी रहे हैं, उसमें से कुछ मटेरियल तो आप उनको दे रहे हैं उधर लिख कर, और बहुत ज़्यादा आप वहाँ से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। जब आप कोरा से ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं तो QUORA मेरा ख्याल है ये स्पेल है।
ये सारे लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इधर आ जाए जी, यहाँ इसको पेस्ट करें, इसकी ज़रा रैंकिंग देखें। ठीक है ना, बहुत इंगेज, ये सबसे इस वक्त टॉप रेटेड फोरम है। इसी तरह आपने और फोरम्स को भी ढूंढना है, इस तरह आपने और दूसरे फोरम्स को भी ढूंढना है। और देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, 77% टू फॉलो लिंक्स हैं। इसी तरह जब आप लिंक बिल्डिंग करेंगे तो आपके भी यही आ रहा होगा। तो एक फोरम हो गया, इसके बाद एक और हमारे पास लिंक बिल्डिंग की टाइप है, वो है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन का क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे जाकर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अब आर्टिकल लिखने का भी मतलब ये है कि आप कंटेंट राइटर हैं, यानी अगर आप लिख सकते हैं तो ये आर्टिकल लिख सकते हैं ना। तो अगर आप लिख ही नहीं सकते कोई चीज़, वैसे तो आपका गूगल ट्रांसलेटर है, उसके थ्रू आप लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। जैसे आपका उसको बहुत अच्छा आइडिया है, उस पर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेटर में बोलें, क्या होगा, थोड़ा सा बोलें, 2-3 सेंटेंस बन जाएंगे, उसको वर्ड में ले जाएं, फिर थोड़ा सा बोलें, फिर 2-3 सेंटेंस बन जाएंगे। इस तरह करके आपका अच्छा खासा कंटेंट बन सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस टाइम, ठीक है ना, तो मेरी रिकॉर्डिंग कोई गूगल ट्रांसलेटर में कोई बंदा लेकर जाए 25-25 सेकेंड्स को या 40-40 सेकेंड्स को या 1 मिनट को, तो उसका ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी, उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लें उसको, तो क्या होगा, कंटेंट बन जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, आर्टिकल सबमिशन दिया। अब आर्टिकल सबमिशन का क्या मतलब है, मैं आपको पहले दिन जब वेबसाइट बनाने को कहा था तो मैंने कहा था यार अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल्स का भी टैब रखो, कहा था ना। इसीलिए कहा था कि आपकी वेबसाइट बस ऐसे स्टैंडर्ड वेबसाइट ना हो कि भाई लोग आ रहे हैं अपने काम की चीज़ देख रहे हैं और जा रहे हैं। एक पार्ट आर्टिकल्स का हो और जिस रेफरेंस में आपकी वेबसाइट है उसके आर्टिकल्स उस पर हो। अब आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर आर्टिकल लिख कर आते हैं, लेकिन बेसिकली उधर जाने का मकसद क्या, आपका ट्रैफिक लेकर आनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह हमने आर्टिकल्स की आर्टिकल राइटिंग वाली वेबसाइट्स को भी ढूंढना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और वहाँ जाकर हमें आर्टिकल्स भी लिखने हैं। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि लिंक बिल्डिंग में हमें कुछ थोड़े से ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होगी। एक ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छी इंग्लिश कंपोज कर सकता हो, जो अच्छी इंग्लिश लिख सकता है, यानी कि एक कंटेंट राइटर हमें हायर करना पड़ेगा। बेशक उसको कुछ नहीं आता, मतलब उसको डिजिटल मार्केटिंग से लेना देना उसका कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको टॉपिक बताएंगे और उस टॉपिक के हिसाब से आपने उससे लिखवाना है। उससे लिखवाने के बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी आपने उसमें कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। कीवर्ड एडजस्टमेंट आपका काम है, ठीक है। तो ये है हमारे पास लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज किस तरह। और इस तरह क्या होगा, जब हम आहिस्ता 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 लिंक बिल्डिंग करेंगे, पीक सॉल्यूशंस की देखते हैं लिंक बिल्डिंग हुई है। अब आप किसी की भी चेक कर सकते हो ना, इस तरह की वेबसाइट खोलते हैं, ये जी कॉपी करें, इधर लाएं और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दें। इन प्रोसेस में है, ठीक है, हो रही है। ऐसे ही आपको पाकिस्तान की सारी वेबसाइट्स की ऐसी नजर आएगी। लोकल बिजनेसेस जितने भी होंगे ना, सबके यही हालात होंगे। हो सकता है कोई 23 पर हो, तो ये जो अच्छी होती है ना, जो बहुत स्ट्रांग, मतलब हमारे जैसे लोकल बिजनेसेस के लिए तो अगर कोई बंदा 35+ पर चला गया इट्स फाइन, लेकिन अगर आपने लिंक बिल्डिंग करनी है तो आपका जो URL है जिस पे आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं उसे 60+ होना चाहिए, 50+ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो अच्छी होती है ना, मतलब जो हम कहते हैं ना कि एवरेज है, उसको हम कहते हैं 40 की रेंज में, और जो अच्छी वाली होती है वो हम कहते हैं 60+। जिसकी डोमेन अथॉरिटी 60+ होगी, इसका मतलब, और डोमेन अथॉरिटी में बहुत सारे रोल भी होते हैं और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारी। एक तो ट्रैफिक की बात करें, जैसे हमने कहा फेसबुक की ट्रैफिक अच्छी है, GeoTV की ट्रैफिक अच्छी है, और फैक्टर्स भी हैं, उनके नाम कैसे होने चाहिए। .com जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेन होती है। तो अगर आप भी अपनी डोमेन अथॉरिटी अच्छी रखना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये रखें कि आप जब डोमेन परचेज करें तो .com हो आपकी वेबसाइट के। आपका URL जो है वो भी गूगल फ्रेंडली होना चाहिए,
मतलब बहुत लंबा चौड़ा URL नहीं होना चाहिए और आपके बिजनेस से रेलिवेंट भी होना चाहिए, ठीक है। और आप मेन डोमेन पर होने चाहिए, जो सबको पता ही है। तो इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव होती है। चलिए इसे बंद कर देते हैं।